गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जूलॉजी क्लास में हम स्टडी करेंगे युग्मक जनन की प्रक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। हमें सभी को यह पता है कि मानव में जनन लैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है एवं लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर व मादा प्राणी भाग लेते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जनन कोशिकाओं या जर्माइनल कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित या आधी की जाती है, जिससे कि जब नर व मादा प्राणियों के युग्मकों का संयोजन हो तो बनने वाले युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः द्विगुणित यानी कि 2n हो जाए। इस प्रकार नर प्राणी के युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं तथा मादा प्राणी के युग्मक जो हैं उन्हें अंडाणु या ओवा कहा जाता है। तो नर प्राणी में हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ का निर्माण जनन कोशिकाओं द्वारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिकाओं में वृषण में संपन्न किया जाता है एवं इस प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। वृषण की अगर हम संरचना का अध्ययन करें तो अगर हम टीएस काट करके देखें तो वृषण बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर के बना होता है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिकाओं में जनन कोशिकाएं या जर्माइनल एपिथीलियम पाई जाती हैं। विभिन्न जर्माइनल एपिथीलियम के बीच बीच कई सारी कायिक कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहा जाता है। ये सर्टोली कोशिकाएं डेवलपिंग स्पर्म्स या बढ़ रहे या परिवर्धन कर रहे स्पर्म्स को न्यूट्रिशन का प्रदान करने का कार्य करती हैं। विभिन्न रेता नलिकाओं के बीच बीच में कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें लेडिक सेल्स कहा जाता है। ये लेडिक सेल्स नर हार्मोन या एंड्रोजन का स्त्रवण करती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन का जो प्रक्रिया है उसे हम दो पदों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला पद है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एवं दूसरा पद जो है उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। पहले पद यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के अंदर अचल शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है जो कि वृषण की रेता नलिकाओं में किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स या स्पर्मेटिड के जो निर्माण की प्रक्रिया है इसके लिए भाग लेने वाली कोशिकाएं प्राइमरी जर्माइनल सेल्स या प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहलाती हैं, जो कि जर्माइनल एपिथीलियम के अंदर उपस्थित होती हैं। स्पर्मेटिड के निर्माण की प्रक्रिया को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं: गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन अवस्था, ग्रोथ अवस्था या वृद्धि अवस्था एवं मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था। मल्टीप्लिकेशन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर प्राइमोडियल जर्म सेल्स या प्राइमरी जर्माइनल सेल्स के अंदर गुणन या संख्या में वृद्धि की जाती है, जो कि सामान्यतः समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल्स बड़े आकार की एवं क्रोमेटिन रिच न्यूक्लियाई इनके अंदर उपस्थित होता है। सामान्यतः समसूत्री विभाजन द्वारा ये संख्या में वृद्धि करके कोशिकाएं बनाती हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। स्पर्मेटोगोनिया भी द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं एवं इनके अंदर 2n नंबर में या 2x नंबर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया पुनः विभाजित होकर के समसूत्री विभाजन द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती हैं। द्वितीय अवस्था वृद्धि अवस्था या ग्रोथ अवस्था कहलाती है। ग्रोथ अवस्था के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन एवं क्रोमेटिन मटेरियल को एकत्रित किया जाता है ताकि अर्धसूत्री विभाजन के लिए ये कोशिकाएं तैयार हो सकें। इन कोशिकाओं को अभी भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ही कहा जाता है। तृतीय अवस्था मैच्योरेशन अवस्था या परिपक्वन अवस्था कहलाती है। मैच्योरेशन अवस्था के अंदर अर्धसूत्री विभाजन किया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन को हम पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं: अर्धसूत्री विभाजन प्रथम या फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एवं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय या मियोटिक सेकेंड डिवीजन। मियोटिक डिवीजन के अंदर प्रथम विभाजन जो होता है वो एक लंबी अवस्था होती है और इन्हें हम पुनः 5 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, जिसे हम इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एवं टीलोफेज कहते हैं। मियोटिक फर्स्ट की जो प्रोफेज अवस्था होती है वह एक बहुत लंबी अवस्था होती है एवं पुनः
5 उप अवस्थाओं में विभाजित रहती है, जिन्हें हम लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एवं डाइकाइनेसिस कहते हैं। प्रोफेज अवस्था के अंदर समजात गुणसूत्र आपस में एक दूसरे से जोड़े बनाने लगते हैं और सिनेप्सिस कर लेते हैं। इस दौरान इनके जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। डीएनए जो है वो डुप्लीकेट अर्धसूत्री विभाजन प्रथम द्वारा, फर्स्ट मियोटिक विभाजन द्वारा सब सेपरेट होते हैं एवं अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट द्वारा 2 अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक अगुणित कोशिका होती है और इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या x नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकेंड मैचुरेशन यानी कि सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है, जो कि एक हेट्रोटिपिक डिवीज़न है। सामान्यतः यह समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है और इसके द्वारा 2 स्पर्मेटेड कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। स्पर्मेटेड एक अचल शुक्राणु कोशिका होती है जिसमें गमन की क्षमता नहीं होती है। इस अगमनशील या अचल शुक्राणु कोशिका या स्पर्मेटेड कोशिका से चल स्पर्म यानी कि शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये हम चित्र द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स यानी कि आदि कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनियम पुनः अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर वृद्धि अवस्था की जाती है। उसके पश्चात मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वन अवस्था जो है वो 2 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। एक अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकेंड डिवीजन संपन्न होता है एवं 4 अगुणित स्पर्मेटेड का निर्माण किया जाता है। इसके पश्चात होने वाले स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के अंदर 4 शुक्राणु कोशिका यानी कि मैच्योर स्पर्म सेल्स का निर्माण किया जाता है। तो हम अगली अवस्था पढ़ते हैं स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि अचल शुक्राणु कोशिका या स्पर्मेटेड कोशिका से चल शुक्राणु यानी कि स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया, इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजुआ जो है वो एक बहुत एक्टिव और मोबाइल सेल होती है। तो इसको एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ मोबिलिटी प्रदान करने के लिए इसके अंदर से जितना भी एडिशनल या अतिरिक्त पदार्थ है उसे बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि स्पर्मेटोजुआ का भार जो है वो कम किया जा सके और वो उसकी जो स्पीड है उसे तीव्र किया जा सके। एक स्पर्मेटोजुआ की अगर हम संरचना देखें तो उसके अंदर 3 मुख्य भाग होते हैं, हेड या सिर, मिडल पीस और टेल। हेड या सिर के अंदर सर्वप्रथम ऊपर की तरफ हमें एक कणीय संरचना नज़र आती है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रोसोम के बिल्कुल नीचे की तरफ एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर क्रोमोसोम मटेरियल प्रेजेंट होता है। बीच वाला भाग जो है ये बढ़ते हुए स्पर्म को बहुत अधिक ऊर्जा देने का प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसके अंदर स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अक्षीय तंतु का निर्माण सेंट्रियोल द्वारा किया जाता है। ऊपर की तरफ एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं। सबसे पहला हमारा है केंद्रक में परिवर्तन यानी कि चेंजेस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो अपना केंद्रक अपना अतिरिक्त वाटर यानी कि न्यूक्लियस सेप जो है उसको बाहर निकाल करके छोटा और सिकुड़ जाता है। स्पर्म का जो शेप है, स्पर्म की जो न्यूक्लियस का शेप है वो ओवल यानी कि ओवॉइड हो जाता है। इसके जितने भी आरएनए कंटेंट हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं या रिड्यूस कर लिए जाते हैं और डीएनए जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड और क्रोमेटियल मटेरियल जो है वो एकदम लूजली और पैक्ड होकर के छोटे से आयतन के अंदर उसे एकत्रित कर लिया जाता है।
एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। गोल्जी एपरेटस के अंदर सभी गोल्जी एपरेटस की जितनी भी वैक्यूल्स होती हैं वो एक साथ एकत्रित संकेंद्रित होकर के उसके बीच में एक डेंस ग्रेन्यूल का निर्माण किया जाता है, जिसे प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं। प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल अग्र दिशा में अटैच होकर के न्यूक्लियस के ऊपर स्थापित हो जाता है और इस लार्ज ग्रेन्यूल को एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम का मुख्य कार्य जब निषेचन की प्रक्रिया हो रही होती है तो उस दौरान अंडाणु की जितनी भी झिल्लियाँ होती हैं उनको भेदन करने का काम होता है। ये इस प्रकार से एक्रोसोम ग्रेन्यूल का निर्माण होता है। जितनी भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं उनकी जो वैक्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं, वो एक संकेंद्रित रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। बीच में एक प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का निर्माण होता है। बची हुई गोल्जी एलिमेंट जो हैं वो डीजेनरेट हो जाता है और प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल एक्रोसोमल ग्रेन्यूल के रूप में केंद्रक के अग्र सिरे पर स्थापित हो जाते हैं। उसके पश्चात सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट यानी कि अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। दो सेंट्रियोल जो हैं वो न्यूक्लियस के पीछे की तरफ व्यवस्थित होकर के आगे की तरफ वाला सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बनाता है तथा पीछे का सेंट्रियोल डिस्टल सेंट्रियोल के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। दोनों डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो नीचे की तरफ बढ़ करके एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। एक्सियल फिलामेंट गति कर रहे स्पर्म को आधार प्रदान करने का कार्य करता है। ये संपूर्ण हमारे स्पर्म निर्माण की क्रिया है, जिसे हम एक बार पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी कोशिका होती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स यानी कि आदि कोशिकाएं। आदि कोशिकाओं में माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनियम पुनः माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर प्रथम मियोसिस विभाजन होता है, जिसके द्वारा दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। दोनों ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस सेकेंड द्वारा 4 स्पर्मेटेड का निर्माण होता है। स्पर्मेटेड कोशिकाओं में स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया द्वारा 4 स्पर्म कोशिकाएं बनाई जाती हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होता है। धन्यवाद।